शहाबुद्दीन एक 17 साल के जवान लड़के को एसिड के टैंक में डालता है और मार देता है। डर नहीं लगता इस देश को? जम्मू कश्मीर से 3.5 लाख लोगों को निकालने पर डर नहीं लगता है? दिल्ली में 1.5 लाख सरदारों का कत्ल होने पर किसी को डर नहीं लगता है? केरला के अंदर कोयम्बटूर बम धमाकों का मास्टरमाइंड मदनी, उसके लिए मुस्लिम लीग, कांग्रेस और लेफ्ट मिलकर ज्वाइंट सेशन बुलाते हैं असेंबली का कि इसको माफ कर दिया जाए। तब डर नहीं लगता है। डर मुझे लगता है शायद इसलिए लोगों को लग रहा है कि पिछले 10 साल में नैरेटिव बदला है और इस देश में राष्ट्रवादी शक्तियां मजबूत हो रही है। शायद डर की वजह यह है, डर की वजह यह है कि अगर ये शक्तियां मजबूत हो गई तो सवाल पूछेंगी कि बताओ मोहम्मद साहब के दामाद, उनकी पहली पत्नी की बेटी फातिमा के शौहर का कत्ल क्यों करने वाले कौन लोग हैं? उनके नवासे को मारने वाले कौन लोग हैं? ये नहीं बताएंगे। ये सवाल आप पूछेंगे तो लोग कहेंगे आप एंटी इस्लामिक हैं, एंटी मुस्लिम हैं। आप बताएं ना, कश्मीर में आपने पाकिस्तान में क्या किया? पाकिस्तान में शियाओं का कत्ल वाजिबुल कत्ल है। शिया मुसलमान नहीं है। यह खानदान मोहम्मद साहब के घर से नहीं है। क्योंकि अब लोग ये बताने लगे हैं कि जब मोहम्मद साहब को जिस राजा ने बताया, उस राजा का नाम था राजा ताहिर। अब ये बातें आने लगी जो छुपी हुई थी, तो लोगों को लगने लगा कि हमने भी जो किया है वो भी लोगों को पता चलेगा। अब जंग बद्र में क्या किया था आपने, क्या किस किस तरीके से मारा, पहला खलीफा कैसे मरा, दूसरा कैसे मरा, तीसरा कैसे मरा? वो धर्म कहता है कि वी आर रिलीजन ऑफ पीस। तो भाई एक पीस हमने 47 में देखी थी, तो आपने 2 टुकड़ों में पीस करके रख दी हमारी। लेकिन जम्मू कश्मीर में ललित भाई, आप हौसले देखिए इस देश के अंदर। यह समाज की चुप्पी के कारण हो रहा है। आप बोल नहीं रहे हैं। जो लोग बोल रहे हैं उसको कॉर्नर करने की लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक शहर मुफ्ती, कश्मीर का शहर मुफ्ती टेलीविजन पे आके बोलता है, कहीं रुकता नहीं है, कोई शर्म नहीं होती, कोई हेजिटेशन नहीं होता। यहां लोगों को अपना सेकुलरिज्म साबित करने के लिए एक कंप्यूटर और कुरान और क्या क्या बताते रहते हैं सुबह से लेकर शाम तक। उसने कहा टेलीविजन पे बैठ के और नेशनल चैनल पे उसने कहा कि जम्मू कश्मीर में हमें शरिया चाहिए। उसने कहा कि मात्र 7 करोड़ मुसलमान थे हिंदुस्तान में, तब हमने पाकिस्तान ले लिया था। अब हम 20 करोड़ हैं, हमें दोबारा अपना एक मुल्क चाहिए। लेकिन इस देश में प्रतिक्रिया नहीं होती भाई। हम समझते हैं कि कश्मीरी पंडितों का एजेंडा है कि इनको वापस भेजना है और ये वहां जाके मकान में रह लेंगे। कश्मीर का एजेंडा देश का एजेंडा होना चाहिए था। इस देश ने उसको वंचित कर दिया। ये देश जिम्मेदार है, हिंदुस्तान जिम्मेदार है कश्मीर के लिए। मैं नहीं मानता कि आज भी आप चले जाइए केरला के अंदर, आप चले जाइए तमिलनाडु के अंदर, लोगों को लगता है कश्मीर कोई घूमने की पिकनिक की जगह है। लोगों को नहीं पता चल रहा। ये पूरे हरियाणा के एक एक गांव में चले जाइए आप। पिछले 1 साल से यही काम कर रहा हूं। कोई गांव ऐसा नहीं है हरियाणा का जिसके गांव का बेटा कश्मीर में शहीद न हुआ हो। हमने कश्मीर के बारे में देश को बताया ही नहीं है। हमने सोच लिया सिर्फ यहां दिल्ली का काम है, कुछ नॉर्थ इंडिया के लोगों का काम है और इलेक्शन में वोट लेने का एक बड़ा बड़ा एजेंडा है कि कश्मीर के हम ये कर देंगे तो आपको वोट मिल जाएंगे। लेकिन कश्मीर अगर नहीं बचा तो ये देश नहीं बचेगा। ये बात मैं बार बार कह रहा हूं, इस बात को समझिए। 35A कोई धारावारा नहीं है। 35A जम्मू कश्मीर में आतंक और आतंकवाद और जितने भी ये आतंक बता रहे हैं, चाहे वो लैंड हो चाहे एग्जीक्यूटिव हो, ये उसका एक कारण है। अगर 35A हटेगा तो मैं मानता हूं कि देश के अंदर जो फौजें बढ़ रही हैं, जो दिल्ली की तरफ लोगों के कदम बढ़ रहे हैं। PFI का नाम आपने सुना है? दिल्ली में लोगों को पता नहीं होगा, PFI की ब्रांच दिल्ली में खुली है, जामिया नगर के पास। ये पता नहीं है हमें। हमारी एजेंसीज को पता होगा, एजेंसीज किसको बताती हैं उससे हमको मतलब नहीं है। लेकिन जिस दिन दिल्ली के अंदर किसी प्रोफेसर के हाथ काट दिए जाएंगे तब हम कहेंगे PFI दिल्ली में आ गई है। हम जब तक घटना घटती नहीं है हम पूछते नहीं है। यह हमारी समस्या है। इस देश में गांधी जी का कत्ल कैसे हुआ इसके बारे में डिबेट में सुप्रीम कोर्ट मजे ले रही है। लेकिन जम्मू कश्मीर के पंडित जब सुप्रीम कोर्ट गए, उन्होंने कहा कि 1990 में जो हमारे साथ हुआ उन केसेस को खुलवाइए, कम से कम एक FIR ही कर दीजिए, कहीं कोई रजिस्ट्री कर दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि अब इतना पुराना केस हो गया, ना कोई रिकॉर्ड है, कहां से 27 साल की होगा, हमारे पास तो समय नहीं है और ना कोई रिकॉर्ड है। अब आप ये कहेंगे कि इस देश में भाई जजेस भी तो इसी समाज से जा रहे हैं ना निकल के, तो आप
लोकतंत्र के 3 स्तंभ में से 2 को आप खुलेआम गाली देते हैं। कोई ऐसा इस देश में आदमी नहीं होगा कि उसने किसी न किसी समय किसी नेता को गाली न दी हो। प्राइम मिनिस्टर को गाली देते हैं, टेलीविजन पे गाली देते हैं, जो दिल चाहे बोल देते हैं, इस देश की ब्यूरोक्रेसी को बोल देते हैं। लेकिन ये कौन सा नियम है कि काले कोट वाले दुनिया के सबसे ईमानदार लोग हैं, सबसे महान लोग हैं, इनकी मक्कारी, इनके झूठ, इनके फरेब के बारे में कोई बात ही नहीं कर सकता है? क्योंकि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का डर किसको दिखाते हैं भाई? हमने बड़ा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट देखा इस दिल्ली के अंदर, कैसे कैसे कंटेम्प्ट कोर्ट हुए हैं। हमको मालूम है कि जो भी मिश्रा जी जा रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई हो रही थी, उस लेडी वकील ने गाली ही नहीं बकी उनको, क्या क्या नहीं कहा उन मिश्रा जी से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। किस पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहा है? कहां कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहा है भाई? अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। याकूब मेनन के बारे में बोला गया, भाई तो ये तो जजेस ने कत्ल किया था, तो वो जजेस भी बैठे हुए थे, तब भी उनको शर्म नहीं आ रही थी। तो क्या ठेका इस देश में सेकुलरिज्म का, क्या ठेका इस देश में हाई मॉरलिटी का सिर्फ हिंदुओं ने ले रखा है? कि हमारी ठेका ये कि हम केरला में पटेंगे तो हाई मॉरल ग्रांड लेंगे, कश्मीर में रहेंगे तो बोलेंगे नहीं। आसाम के अंदर 14 डिस्ट्रिक्ट आपके जा चुके आपके हाथ से, आप सुनना नहीं चाहते। तो आज सुशील भाई ने बोला नहीं, इस देश में कम से कम मेरी अलीगढ़ की यूनिवर्सिटी की जिंदगी से लेकर 27 साल में मैं मानता हूं 100 से ज्यादा जगह ऐसी हो चुकी हैं जहां आपका लॉ ही नहीं चलता है, आपको कोई पूछता नहीं है, आपका पुलिस वाला एफआईआर नहीं करता, बिजली का बिल लेने आप उस इलाके के अंदर नहीं जाते हैं। आप क्या बात कर रहे हैं भाई? आप किस गलतफहमी के शिकार हैं? कम से कम 500 कश्मीर इस देश में बन चुके हैं, आपको अंदाजा नहीं है। यह अंदाजा जब होगा जब कोई बड़ा विस्फोट होगा। वो अपने मिशन पे काम कर रहे हैं, वो अपने एजेंडे पे काम कर रहे हैं, और हमको लग रहा है ये सरकार वो सरकार, विकास, सड़क, यानी क्या क्या हम लगे हुए। भाई आपने हाईवे बनाया, आपने रोड बनाई, लेकिन तय तो करो इस रोडवे के ऊपर, इस हाईवे के ऊपर कौन सी विचारधारा चलेगी भाई? ये विचारधारा भी तो तय होनी चाहिए इस देश में कि आप सड़क बनाए जा रहे हैं, सड़क पर चल कौन रहा है? AK-47 चलेगी, AK-56 चलेगी, या इस देश का सेकुलरिज्म चलेगा, या संविधान चलेगा, या कोर्ट चलेगी? तो इस देश में टेलीविजन के ऊपर जब लोग ये कहने लगे, मेरे देखते देखते ये चेंज हुआ है, देखते देखते मैंने चेंज देखा इस देश के अंदर। मेरी 65 की पैदाइश है और मैं उस वक्त का पैदाइश हूं जब ये भारत का संविधान कम्युनल था, 100% कम्युनल था। उसको सेकुलर करने के लिए रात में आपने 1976 के अंदर सेकुलरिज्म डाला, क्योंकि सेकुलरिज्म अगर नहीं लिखा जाता तो उससे पहले तो देश कम्युनल था और संविधान भी कम्युनल था। तो मैं मानता हूं कि मैं कम्युनलिज्म की पैदाइश हूं और मुझे कोई इसमें शक शुबा नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलता। मैं कम्युनल हूं, मुझे कम्युनल होने में फक्र है, मैं झूठ नहीं बोलना चाहता। कम्युनल होने का मतलब नहीं है कि मुसलमान का कत्ल करा जाएगा, कम्युनल होने का कतई मतलब। यह मुनाफिकत बंद होनी चाहिए। इस मुनाफिकत को आपने इस देश में फरोख्त होने दिया है, इस मक्कारी को फरोख्त होने दिया है। लिहाजा जो राष्ट्रवादी मुसलमान है, जो सच में मेन लाइन में आना चाहता है, उसको वो अबू बकर से लेकर के अल बगदादी तक के लोग उसको जीने नहीं दे रहे। वो जैसी राष्ट्रवादी होगा तो उसको या तो आरएसएस का दलाल कहा जाएगा या आर्मी का दलाल कहा जाएगा। आप उसे आइसोलेट कर देते हैं सोसाइटी के अंदर। कोई पूछेगा कैप्टन रिजवी की पीड़ा क्या है कि पाकिस्तान बटा था तो बस पंजाब बटा था और बंगाल बटा था, इनकी पीड़ा भी तो पूछ लीजिए भाई। ये किस खाते में आएंगे? इनके बारे में किसी ने पूछा? इनके दर्द को किसी ने जाना? नहीं पूछा। ये भी तो चिल्ला रहे हैं कि कश्मीर में हम भी तो हैं भाई, कारगिल का इलाका हमारा भी तो है। क्यों नहीं कारगिल से रूट पाकिस्तान की तरफ खुलता? क्योंकि कारगिल के इधर भी शिया हैं और उधर भी शिया हैं। लेकिन मुजफ्फराबाद क्यों खुलेगा? मुजफ्फराबाद क्यों खुलेगा भाई? इसलिए कि एजेंडा दूसरा है। तो हम अपनी लड़ाई में लड़ाई लड़ें, लेकिन इस गलतफहमी से निकल जाएं कि नहीं नहीं देखिए साहब ये नाराज हो जाएगा, वो नाराज हो जाएगा। हमें 70 साल से संवैधानिक तौर पे किया। अंकुर ने इतनी सारी बातें बताई, बस 35A के बारे में कुछ नई बात नहीं कहनी है। लेकिन एक और बहुत बड़ा फ्रॉड इस देश में हुआ है, संविधान में हुआ है, जम्मू कश्मीर में हुआ है। मैं उसको सिर्फ आपके सामने लाना चाहता हूं। 1957 में, पंडित जी करेक्ट कर दीजिएगा मुझे, 1957 में जम्मू कश्मीर के अंदर आप सबको पता है कि सफाई कर्मचारियों की हड़ताल हो गई थी और पूरा जम्मू कश्मीर में महामारी फैल गई थी। तो मीर साहब जो उस वक्त के वजीर आजम थे, उन्होंने 200 वाल्मीकि परिवारों को बुलाया पठानकोट से, अमृतसर से, कि आप आए और हम तो शेख साहब हैं, हम पठान हैं, हमारे किए कराए पे भी आप पानी डालें, अपने पे तो डालते ही हैं। उनसे कहा गया कि आप शहर की पूरी सफाई का काम करें। वो 57 में दलित लोगों का क्या उनका स्टेटस रहा होगा, क्या उनका ऐसा राइट समझने की बात रही होगी, वो बेचारों ने काम शुरू कर दिया और उनको कहा कि आपको हम यहां का नागरिक भी बनाएंगे और नौकरी भी देंगे। 57 में उन लोगों ने काम शुरू कर दिया, पूरा शहर साफ हो गया 2-3 महीने के बाद में। सब बात चलती रहा, सब ठीक ठाक था।
कुछ सालों बाद पता चला कि जो लोग जम्मू कश्मीर में निजाम मुस्तफा की बात करते हैं, रिजवी भाई, इस्लाम यही कहता है कि अल्लाह की मखलूक सब बराबर है, ये इस्लाम कहता है। और सुप्रीम क्रिएशन ऑफ अल्लाह इज अखलुकुल मखलूकात, सुप्रीम क्रिएशन ऑफ द गॉड, और अल्लाह इज ह्यूमन बीइंग, उसमें कोई फर्क, ये इस्लाम का कहना है। यही पहली लाइन है कि अल्लाह के दरबार में अल्लाह की जो बनाई हुई जो मखलूक है उसमें कोई छोटा बड़ा रंग भेद नहीं है। तो जो लोग अल्लाह का निजाम कश्मीर में लाना चाहते हैं उनकी मुनाफकत और मक्कारी देखिए कि वो क्या करा उन्होंने कि 1957 में जिन लोगों को लाए उनकी गिनती आज के मेरा ख्याल है लाख से ऊपर होगी और उनकी 5-6 पीढ़ियां निकल गई। आपने जम्मू कश्मीर के संविधान के अंदर एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया 6, 7, 8, 9 और उसके तहत क्या करा आपने, वो उन बेचारों को पता ही नहीं है कि ये क्या करके चले गए हैं। वो तो बहुत सालों बाद उनके जो बीच की एक लड़की थी कहीं बाहर पढ़ के आई और वो आके जब उसने अप्लाई किया अपने राज्य में तो पता चला कि साहब वो तो उसको नौकरी नहीं मिल सकती है। उसने कहा कि साहब पीआरसी लेके आइए, ये परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट कहां से आएगा। तो जब उसने पूरी इंक्वायरी की तो तब ये पता चला कि साहब यहां पे तो मीर साहब बड़ा महान काम करके गए हैं, अल्लाह के बंदे थे, अल्लाह के हिसाब से हुकूमत कर रहे थे, सब कुछ अल्लाह के निजाम से चाहिए था, वो करके क्या चले गए। उन्होंने उस संविधान में लिख के चले गए हैं उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से कि ये जो 200 परिवार आए थे ये जम्मू कश्मीर में हम इन्हें नागरिकता नहीं दे सकते क्योंकि 1954 में लागू कर दिया था आपने 35 पे, उसके तहत आपने राज्य की नागरिकता को तय करने का अधिकार राज्य सरकार को दे दिया। लेकिन मैं उस पर भी मेरा कोई शोर नहीं है, ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भाई, हमसे बड़ा लोकतंत्र दुनिया का नहीं है। तो पहले ही 1954 की वजह से आपने 6-7 लाख लोग सड़कों पर रह रहे हैं, जिसकी बात अंकुर कर रहे थे, पंडित जी कर रहे थे, आरएसएस इंसाफ कर रहे थे, वो आज भी जम्मू कश्मीर के नागरिक नहीं है। और नागरिक नहीं है तो जमीन नहीं ले सकते, कारोबार नहीं कर सकते, राज्य की कोई नौकरी नहीं मिल सकती, राज्य की कोई स्कीम का फायदा नहीं ले सकते, जम्मू कश्मीर राज्य के विधानसभा चुनाव में वोट नहीं दे सकते, जम्मू कश्मीर में पंचायत में वोट नहीं दे सकते। ये तो एक तरफा बात है। आपने उन 200 वाल्मीकि परिवारों के साथ ये किया कि आपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया और ये करके लिख के चले गए उसमें कि ये लोग यहां रहेंगे, ये इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, एमबीबीएस बने, लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य सिर्फ इनको भंगी की नौकरी देगा। ये इनह्यूमन नहीं है। ये किस अल्लाह की हुकूमत में निजाम मुस्तफा के मानने वालों में लिखा हुआ है कि आपने एक कम्युनिटी को सिर्फ इसलिए कि आपकी हुकूमत थी और सुबह से लेकर शाम तक आप अल्लाह का नाम लेते हैं, मुसलमान का नाम लेते हैं, निजाम मुस्तफा का नाम लेते हैं, लोगों को मार भी अल्लाह की राह में रहे हैं, आप जन्नत की बात कर रहे हैं, लेकिन आपने अपने संविधान में दुनिया के बदतरीन संविधान को पढ़ लीजिए, निकारागुआ और युगांडा तक के लोगों को पढ़ लीजिए, किसी संविधान में दुनिया के ये नहीं लिखा है कि ये नस्ल जो है ये पैदा होगी तो सिर्फ भंगी बनेगी, इसके बच्चे भंगी बनेंगे। 5 जनरेशन निकल गई, वो भंगी हैं बेचारे आज तक, उनके बच्चों ने एमबीबीएस कर लिया है, उनके डॉक्टरी कर ली है, लेकिन नौकरी राज्य सरकार नहीं देगी क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में ये कर दिया है। तो मैं बार बार ये कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर सेंट्रिक, कश्मीर सेंट्रिक, नो, जम्मू कश्मीर में जो सरकार है वो एंटी हिंदू है, पहले दिन से है और आज भी है। और इन्होंने ऐसे कानून बनाए कि किसी भी कीमत पर हिंदू को पावर न मिले। आप बताएं कि आपने 47 सीटें वैली की रखी हुई हैं, आपको मालूम है 37 सीटें आपकी यहां जम्मू की हैं, 3-4 सीटें बाहर की हैं। आपने उस मेजोरिटी को इस तरीके से प्ले अप किया है कि जितनी बातें आज अंकुर ने कही हैं, इस देश की आंखें खुल जानी चाहिए कि क्या क्या रूल बनाए। गांधी जी को रोशनी नजर आ रही थी, इन्हीं गांधी जी को रोशनी नजर आ रही थी। तो गांधी जी की असली रोशनी पकड़ने वाले तो वो लोग हैं जिन्होंने रोशनी एक्ट बना दिया, तो वो रोशनी वहां से चली तो रोशनी एक्ट बन गया। तो मुझे पता नहीं चला कि पूरे हिंदुस्तान में सब कुछ हुआ, लेकिन आज पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा हिंदू मुस्लिम का मामला है, सबसे ज्यादा कानून और संविधान का जो इस्तेमाल किया जा रहा है वो हिंदुओं को समाप्त करने के लिए पूरे हिंदुस्तान में एक राज्य है जिसका नाम है जम्मू कश्मीर, और जिसको मुसलमान चला रहे पिछले 70 साल से। और दिल्ली में आने के बाद कहते हैं हमें सेकुलरिज्म चाहिए। 2007 में मुझे बताएं, एक साहब का नाम है गुलाम नबी आजाद, अब मुझे नहीं पता वो नबी से आजाद है कि कांग्रेस के गुलाम है, मुझे नहीं पता ये बात, लेकिन 2007 में ललित भाई शरिया किसने लागू किया था? 2007 में किसने किया था शरिया लागू? वो लोग जो वहां शरिया लागू करना चाहते हैं, दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा में नेता बनते हैं और कहते हैं सेकुलर, हमें सेकुलर रहना है, हम सब सेकुलर हैं, हम सब भाई भाई हैं। वो महबूबा मुफ्ती फ्रॉड जो है वो ये कहती है कि देखिए वाजपेयी जी ने कहा था जमहूरियत
इंसानियत और कश्मीरियत, मैं उस नरेटिव को कहता हूं इसको तोड़ो। अटल जी ने क्या कहा था, पॉलिटिशियंस के कंपल्शंस होते हैं। आप कहिए कश्मीरियत इस हिंदुस्तान में जिहादियत में बदल दी गई है। कोई कश्मीरियत नहीं है भाई। अगर ये कश्मीरियत थी तो 1990 में ये कश्मीरियत कहां मर गई थी भाई। 4 पड़ोसी भी निकलते, 50-60 मुसलमान निकल के आते और कहते ये नहीं होने देंगे हम। अरे इतना तो हमने अलीगढ़ में भी झेला है, इतने तो दोस्त हमारे अलीगढ़ में भी हैं कि जब हम पे हमला हुआ तो उन्होंने कहा कुछ भी हो जाएगा, ये नहीं करने देंगे हम आपको। लेकिन कोई कश्मीर में नहीं निकला। और आप कश्मीरियत जिहादियत की बात करते हैं। आप जमहूरियत में, कहता हूं ये पूरी तरह से आपने वहाबियत में बदल दी है। इंसानियत को आपने हैवानियत में बदल दिया है। ये जुमला सिर्फ आप दिल्ली को बेवकूफ बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये बात अलग है, दिल्ली वाले समय समय पे ऐसे जुमलों में खुश रहते हैं। लेकिन मैं मानता हूं, मेरी सोच है कि अगर हम प्रॉब्लम है तो कैंसर को कैंसर कहिए। एक विशेष धर्म के मानने वाले, शांति प्रिय, ये क्या मतलब है भाई। अगर डॉक्टर कैंसर का इलाज सर के दर्द में करेगा तो दवा ठीक नहीं दे पाएगा। अगर कश्मीर में कैंसर हो चुका है तो उसका सर्जरी होनी चाहिए। वो सर्जरी आर्मी करे, कौन करे मुझे नहीं पता, लेकिन सर्जरी का समय हो गया है। लेकिन मेरी इस समाज से शिकायत है, मैं उसमें खुद शामिल हूं। मुझसे जो हो सकता था वो मैंने किया। मेरा कश्मीर में कोई लेना देना नहीं है, कश्मीर से आगा पीछा भी मेरा नहीं है। मैं गया भी जिंदगी में 1 या 2 बार गया हूंगा। कि आप तमाम सारे लोग 35A की सुनवाई 19 जनवरी को है, कम से कम कुछ नहीं कर सकते आप तो 19 जनवरी नहीं 18 जनवरी को अपने हाथ में एक A4 साइज पे लिखें कि 35A हटाओ, देश बचाओ। एक मोमबत्ती लेके किसी शहर के कोने में 10 लोग खड़े हो जाएं, लोगों को पता चले जम्मू कश्मीर में कि कलकत्ता में क्या हो रहा है, चंडीगढ़ में क्या हो रहा है। मैं जहां जहां जा रहा हूं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि कम कुछ नहीं कर सकते हम AK-56 नहीं उठा सकते, एक मोमबत्ती तो उठा सकते हो। देश को सेंसाइज तो कर सकते हो, बता तो सकते हो कि इस देश के संविधान में कैसे कैसे फ्रॉड हुए हैं। और हमारी सबसे ज्यादा पैसा विदाउट इन्वेस्टिंग ए सिंगल मनी वो तमाम मजे ले रहे हैं। 80,000 करोड़, आज 50,000 करोड़, आज कंप्यूटर दिए जाएंगे, आज लैपटॉप दिए जाएंगे। मैं ये कह रहा हूं कि डर पैदा करिए। आप डर की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस देश की सरकारों ने हर राज्य में एक नोडल ऑफिसर बना रखा है। पंडित जी, हर राज्य में एक नोडल ऑफिसर बना रखा है ऑफिशियली। और उसका काम क्या है कि उस राज्य में जम्मू कश्मीर का मुसलमान अगर नौकरी कर रहा है और कहीं रह रहा है और उसने शायद रात में शिकायत कर दी कि मुझे पानी नहीं दिया था होटल वाले ने, तो वो नोडल ऑफिसर उस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को उसको रात में फोन करके उस पर कार्रवाई करवा सकता है। ये हम उस 3.5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडितों के मरने और रेप और मर्डर के बाद भी हमारे देश की सरकारें ये कर रही हैं। जिस दिन भी इस देश के कोने में, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन अब वो वक्त आ गया है कि मैं आपसे कोई मुलम्मे चढ़ाने वाली बात नहीं करूंगा कि ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, देश अच्छा है। जब तक इस देश में बाकी हिस्सों में रहने वाला कश्मीरी मुसलमान को डर पैदा नहीं होगा, जम्मू कश्मीर में आपको कोई नहीं बुलाने वाला। जम्मू कश्मीर में उस दिन लोग आपको बुला लेंगे जब जम्मू कश्मीर के अंदर रहने वाले लोग जो मल्टीनेशनल में काम कर रहे हैं, जो सरकार की स्कीमों में काम कर रहे हैं, उनके अंदर डर पैदा कीजिए। उनके मां बाप को पता चल जाएगा कि हमारा बेटा बॉम्बे में महफूज नहीं है, हमारा बेटा कलकत्ता में महफूज नहीं है। आप सरकार वहां उनको महफूज रखती है और वो आपके साथ क्या करते हैं, ये मैं समझता हूं कि वो दौर आ गया है। आप कुछ भी कहते रहिए, कितनी भी आप मुलम्मा चढ़ा लीजिए। जब उन्होंने कह दिया कि हम आजादी की लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम निजाम मुस्तफा की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप सोने की सड़कें बना दीजिए, हमें नई सड़कें चाहिए, तो फिर किस चीज की आप इंतजार कर रहे हैं भाई? किस चीज के लिए ठोड़ियों में हाथ डाल रहे हैं भाई आप? ये रहेगा या नहीं रहेगा? बहुत कुछ गया, ये भी चला जाएगा, लेकिन एक बार ये कैंसर खत्म हो जाए। क्योंकि पाकिस्तान को आप दोष मत दीजिए, वो जो काम कर रहा है उसमें मुझे कोई इसलिए नहीं है कि जो उसका एजेंडा है कर तो रहा है, कम से कम वो ईमानदार तो है अपने एजेंडे के प्रति। आप अपने एजेंडे के प्रति ईमानदार नहीं है तो आप पाकिस्तान को दोष मत दीजिए। लेकिन मुझे लगता है कि अगर जम्मू कश्मीर के मुसलमान की उनकी चुप्पी, मैं उन मुसलमानों की बात भी कर रहा हूं जो टेलीविजन पे आते हैं, पूरे देश के मुसलमान बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ओ हो। अब टेलीविजन पे कहते हैं कि बाबर यहां आया था, उसने एक सिविलाइजेशन दी है, बाबर एक सिविलाइजेशन देके गया है। अब कहते हैं कि साहब वो औरंगजेब हमारा वली अल्लाह था, ये टेलीविजनों पे लोग बैठ के कह रहे हैं। तो कश्मीर की वायरस फैल रहा है इस देश में। अगर इस देश को